हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक मिनट। हाँ जी। गुड मॉर्निंग विनय। सो आज हम जो है डिस्कशन करेंगे। लास्ट में हमने ये फाइनल किया था ना कि शीट का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आ गया मैं शीट का डिस्कशन कंप्लीट कराने के लिए। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है इसका एक्सरसाइज वन में मतलब ज्यादा था नहीं, मैंने कहा था कि तुम कर लोगे इतना तो आराम से, मैनेजेबल है। ठीक है, 25 से दिया था बच्चों ना, 25 से लेके 30 तक। बच्चों कौन कौन से डाउट है जल्दी बता दो मेरे को, 25 से लेके 30 तक। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज कई जगह पे तो आज मनाया जा रहा है। आप लोगों में से जो मैं मानता हूँ कि आज के दिन शायद आपके घर पे अलग ही माहौल हो, लेकिन आप लोग क्लास अटेंड करने आए हुए हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बीइंग अ ड्रॉपर बच्चों, ये सब चीजें हमारे लिए बनी नहीं होती। कम से कम एक साल तो सब कुछ छोड़ देना होता है। नहीं, तुमने पूरा बात नहीं सुना। फिर बोला था कि डिस्कशन आज कराएंगे, खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा होमवर्क था ही नहीं। पूरा बोल के गया था, ज्यादा होमवर्क ही नहीं है। अच्छा, साउंड वेव का लेक्चर लगा हुआ है कि आज? साउंड वेव पढ़ाना है मेरे को? चलो साउंड वेव पढ़ा देते हैं फिर, और क्या है। ठीक है ठीक है, फिर साउंड वेव पढ़ा देते हैं। ठीक है। मुझे मुझे चलो ठीक है, कल कर लेंगे डिस्कशन। ठीक है, पूरा डिस्कशन कल ही कर लेंगे। कल का, कल क्या है? आज है थर्सडे, कल फ्राइडे। ठीक है, तो पूरा डिस्कशन बच्चों को कल ही कर लेंगे। छड्डो इसको, रुको दोबारा स्टार्ट करने दो। ठीक है, कल कर लेंगे डिस्कशन ना। मैं तो डिस्कशन के मूड से आया था। वो मूड बनाना होता है ना यार, क्लास में क्या पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा साउंड वेव। साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव बच्चों ये क्या होती है? ये मैकेनिकल वेव होती है। तो साउंड वेव जो होती है बच्चों, ये तो हमें पता है कि मीडियम चाहिए इनके लिए। मैकेनिकल वेव होती है, मैकेनिकल वेव। ये बच्चों 3D वेव होती है, तीनों डायमेंशन में जा सकती है। ठीक है, और 3D वेव होती है, मैकेनिकल वेव होती है, एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ये सारा क्लासिफिकेशन बच्चों में बता चुका हूँ। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, मैकेनिकल क्या होता है, 3D वेव क्या होता है। ठीक है, ये सारा क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पर कोई परेशानी इसमें होगी कि साउंड वेव मैकेनिकल वेव क्यों होती है। अच्छा, ओ ओ रुको। अच्छा है, जल्दी बता दिया तुमने। ठीक है, तो अभी बस इतना ही लिखा था कि साउंड वेव जो होती है, साउंड वेव और मैकेनिकल वेव, 3 डायमेंशनल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, मैकेनिकल भी होती है। मतलब साउंड वेव के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। ठीक है, बिना मीडियम के साउंड वेव प्रोपोगेट नहीं करेंगी। जैसे
यहाँ पे जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक रिसीवर लगा हुआ है, तो साउंड वेव जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ बच्चों वो रिसीवर तक पहुंच रही है एयर में प्रोपोगेट करके। एयर इज द मीडियम जिसमें उनका प्रोपोगेशन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल वेव है कि सामने स्पीकर लगाओ या लेफ्ट में लगाओ, राइट में लगाओ, ऊपर लगाओ, तो बच्चों साउंड वेव उस तक पहुंचेंगी, ठीक है। तो यहाँ से साउंड वेव प्रोपोगेट होके बच्चों सामने भी जा रही है, लेफ्ट में भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, ठीक है, राइट में भी जा रही है, लेफ्ट में भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, ठीक है, नीचे की तरफ भी जा रही है। तो थ्री डायमेंशनल वेव होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वाली बात मैंने तुम्हें बताई दी थी कि अगर साउंड वेव इधर प्रोपोगेट कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल ऐसे आगे पीछे ऑक्सीलेट होंगे। वेव जिधर प्रोपोगेट कर रही है उसके अलोंग ही मोशन हो रहा होगा मीडियम के पार्टिकल्स का, ठीक है। तो ये यहाँ तक सारी की सारी चीजें सबको क्लियर है भाई। ये साउंड वेव जो होती हैं मैकेनिकल थ्री डायमेंशनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। ओके, इसके अलावा बच्चों साउंड वेव आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर वेव। साउंड वेव आर ऑल्सो known as pressure wave, ठीक है बच्चों। साउंड वेव को प्रेशर वेव भी बोला जाता है। तो साउंड वेव आर ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव। बच्चों जब साउंड प्रोपोगेट करती है ना किसी मीडियम से, व्हेन साउंड प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम, तो जो जैसे मान लो इधर की तरफ साउंड वेव जा रही है तो बच्चों मीडियम पीरियोडिकली, हम सिंपल हार्मोनिक वेव के बारे में बात कर रहे हैं। सो दी प्रेशर वेरीज, इसीलिए बच्चों साउंड वेव आर ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव। तो जैसे बच्चों मैं यहाँ पे एयर में ना साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ हवा में ना, तो साउंड वेव प्रोपोगेट करती है ना बच्चों, तो क्या होता है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो आगे पीछे ऑक्सीलेट करते हैं, तो कहीं की डेंसिटी बढ़ जाती है, कहीं पे घट जाती है। तो डेंसिटी का जो वेरिएशन है ना, ये डेंसिटी का वेरिएशन आता है तो बच्चों यहाँ पे प्रेशर का भी वेरिएशन आ जाता है। तो जब साउंड प्रोपोगेट करती है तो बच्चों अलग अलग जगह पे प्रेशर में एक वेरिएशन आ जाता है। एक और ना रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो बच्चों ये वाली बात समझ में आई तुम्हें कि प्रेशर वेव क्यों कहते हैं इनको, साउंड वेव को प्रेशर वेव क्यों कहते हैं। साउंड वेव को प्रेशर वेव क्यों कहा जाता है बच्चों, जब साउंड प्रोपोगेट करती है ना तो मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे ऑक्सीलेट करते हैं, तो कहीं पे पार्टिकल ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं पे कम आ जाते हैं, मतलब कहीं पे डेंसिटी बढ़ जाती है, कहीं पे घट जाती है। डेंसिटी बढ़ने घटने से प्रेशर में भी चेंज आता है, प्रेशर घट या बढ़ जाता है। तो बच्चों साउंड जब प्रोपोगेट करती है तो एक तरीके से प्रेशर का एक वेरिएशन प्रोपोगेट कर रहा है। हम ये बोलते हैं कि प्रेशर में एक वेरिएशन क्रिएट कर दिया एंड दैट इज प्रोपोगेटिंग। साउंड वेव जब प्रोपोगेट करती है बच्चों तो हम क्या बोलते हैं उसको कि प्रेशर का एक वेरिएशन है वो प्रोपोगेट करके जा रहा है, तो इसे प्रेशर वेव भी बोला जाता है क्योंकि एक तरीके से प्रेशर का वेरिएशन यहाँ पे प्रोपोगेट कर रहा है। तो साउंड वेव आर आल्सो नोन एज द प्रेशर वेव, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को। साउंड वेव को प्रेशर वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि साउंड जब प्रोपोगेट करती है तो मीडियम की डेंसिटी वेरी करती है प्रोपोगेशन के दौरान, तो वहां पे प्रेशर भी वेरी कर जाता है। तो एक तरीके से प्रेशर का वेरिएशन हमें प्रोपोगेट होता हुआ दिखाई पड़ता है कि प्रेशर में उतार चढ़ाव जो हो रहा है वो आगे चलता जा रहा है। मतलब मान लो यहाँ का प्रेशर अभी ज्यादा है, फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, फिर यहाँ का ज्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। तो यही चीज आगे वाले पार्टिकल बच्चों रिपीट कर रहे होते हैं कि उनका भी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रेशर पहले कम था, थोड़ी देर देखेंगे कि यहाँ वाले का प्रेशर अब कम हो जाएगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे आगे वाले का। तो ये जो कम प्रेशर वाली जो चीज है ना आगे चलती जाएगी, फिर यहाँ का प्रेशर कम था फिर बढ़ता गया, फिर जीरो हो गया। तो ये चीज यही सेम फिनोमेना आगे वाले पार्टिकल्स के साथ हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हो रहा होगा। तो एक तरीके से जो प्रेशर का वेरिएशन तुम यहाँ क्रिएट कर रहे हो ना, वही प्रेशर का वेरिएशन बच्चों आगे प्रोपोगेट करके जा रहा है। तो हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है ना बच्चों, ये क्या करती है,
ये एक प्रेशर में मतलब डेंसिटी में एक वेरिएशन क्रिएट करती है, मतलब ना मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडेट करवा देती है। तो मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से डेंसिटी में वेरिएशन क्रिएट होता है, मतलब उससे प्रेशर का वेरिएशन क्रिएट होता है, और वो प्रेशर का वेरिएशन बच्चों आगे की तरफ मीडियम में प्रोपोगेट करता जाता है। मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया था कि डिस्टर्बेंस आपको सिर्फ प्रोड्यूस करना है, उसको लेके नहीं जाना कि यहाँ तक तू चल भाई, यहाँ पे जा यहाँ पे जा, नहीं, बस तुमने तो प्रोड्यूस करके छोड़ दिया, वो अपने आप आगे जाके प्रोपोगेट करता जाएगा। मीडियम का काम होता है उसको आगे ले जाना। तो प्रेशर में जो वेरिएशन आपके वोकल कॉर्ड ने बच्चों थोड़ा सा क्रिएट कर दिया ना, अब उसको ले जाने का काम मीडियम का है, ठीक है। और ये मैंने तुम्हें बताई थी बच्चे कि साउंड वेव मीडियम में ही प्रोपोगेट करती है। अगर बच्चों मैं वैक्यूम में चला जाऊं ना बच्चों, वैक्यूम में, पहले तो वैक्यूम में जाके मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मान लो सपोज करो वैक्यूम में जाके मैं साउंड वेव प्रोड्यूस करूं, तो बच्चों वैक्यूम में मतलब वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, वहां मॉलिक्यूल ही नहीं है, पार्टिकल्स ही नहीं है जिनको मैं ऑक्सीलेट करवा पाऊं। तो मैं जो साउंड वेव प्रोड्यूस करूंगा ना बच्चों, और सामने अगर तुम मेरी आवाज सुनने के लिए खड़े हुए हो, तो ये सीन चल रहा होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपके पास कोई आवाज पहुंचेगी नहीं और मीडियम ही नहीं है, ठीक है। तो वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा हूं मैं, वो प्रेशर का एक वेरिएशन जो है प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां पे साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है भाई। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल थ्री डायमेंशनल वेव है, जिनको हम प्रेशर वेव भी बोलते हैं, क्योंकि जब साउंड प्रोपोगेट करती है तो प्रेशर का वेरिएशन जो है वो प्रेशर का एक वेरिएशन होता है, वो बच्चों प्रोपोगेट करके जा रहा होता है। क्या ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई साउंड वेव के बारे में? हाँ भाई, साउंड वेव के बारे में समझ में आ गई सारी सारी बात? ओके। साउंड की जो स्पीड होती है ना इन एयर, ये बच्चों करीब करीब 330 मीटर पर सेकंड के करीब होती है, ठीक है। अब ये कई जगह पर 320 होती है बच्चों, ठीक है। तो करीब करीब मतलब 330 मीटर पर सेकंड के करीब होती है। अच्छा, साउंड की स्पीड से बच्चों एक नंबर डिफाइन होता है, आप लोगों ने सुना भी हो इसके बारे में, मैक नंबर। फाइटर जेट वगैरह के केस में इसको यूज किया जाता है। अब इनका बच्चों आगे बताने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं इनको यही बता दे रहा हूँ। मैक नंबर जो होता है ना बच्चों, वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मैक नंबर जो होता है बच्चों वो होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ये होता है बच्चों मैक नंबर, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड। तो कई बार बोला जाता है ना कि इसका मैक नंबर 2 है, इस फाइटर जेट का मैक नंबर 3 है, ठीक है। तो वो मैक नंबर 3 का मतलब वो 3 गुना स्पीड से चल सकता है, साउंड की स्पीड के 3 गुना स्पीड से चल सकता है, ठीक है। मैक नंबर का बच्चों ये मतलब होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है ना बच्चों, अगर वो बड़ी है साउंड की स्पीड से, वी साउंड से, आप लोगों ने सुना होगा कि इसको हम बोलते हैं बच्चों सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। इसको सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड छोटी है बच्चों वी साउंड से, तो इसको बोला जाता है बच्चों सबसोनिक स्पीड, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है बच्चों, इनको ध्यान में रखिए। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर ज्यादा है साउंड से तो सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं, और उसको फाइटर जेट वगैरह में बच्चों ये स्पीड जो है सब सुपरसोनिक फाइटर जेट ऐसे करके बोलते हैं ना, एक हाइपरसोनिक होता है, उसके लिए मैक नंबर और ज्यादा होता है, मतलब ना, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड 2-3 मैक नंबर के बराबर है, 2 या 3 गुना ज्यादा है, तो शायद उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और 4 या 5 से ऊपर निकल जाता है ना बच्चों, 4 गुना 5 गुना से ज्यादा को हाइपरसोनिक बोलते हैं। एक मिनट ना, हाइपरसोनिक स्पीड जो होती है एग्जैक्ट, एक मिनट, यस, जिनका मैक नंबर बच्चों ग्रेटर देन 5 होता है, लिख लेते हैं इसको। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ वी साउंड है, इस स्पीड को बोलते हैं बच्चों हाइपरसोनिक, ठीक है भाई। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सबसोनिक,
ये होती है बच्चों स्पीड। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया तुम्हें? अच्छा, साउंड के बच्चों कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पहले हम साउंड को समझ रहे हैं बच्चों ना, अभी वेव वगैरह और उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस भी बच्चों कई बार पूछ लिए जाते हैं इनसे ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, बच्चों जो नॉर्मल ऑडिबल साउंड होती है ना, होती है 20 हर्ट्ज से, जो हम सुन पाते हैं ना, 20 हर्ट्ज से बच्चों 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं, हमारे कान मतलब इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, इसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बोला जाता है। ह्यूमन ईयर जो है बच्चों इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कैन डिटेक्ट दिस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंसान के कान बच्चों इस वाली फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज जो होती है ना, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इसे इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है बच्चों। कुछ एनिमल जैसे एलिफेंट, व्हेल, इसको बच्चों सुन सकते हैं। ठीक है, समझ। फ्रीक्वेंसी बच्चों ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज जो होती है ना, उसे बोलते हैं बच्चों अल्ट्रासोनिक। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये वर्ड्स पता हो। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक को बच्चों, इसको कौन हियर कर सकता है? बैट्स। दिस साउंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों। अब बात करेंगे साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है। ठीक है, लिख लो भाई जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को, बड़ी काम की इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। डन बच्चों, डन। अब बात करते हैं बच्चों साउंड वेव एज अ प्रेशर वेव। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं इसके बारे में ना, मतलब पढ़ते हैं इसको ना, साउंड वेव एज अ प्रेशर वेव। बच्चों साउंड प्रोड्यूस करने वाली जो एक डिवाइस होती है ना, उसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज ट्यूनिंग फॉर्क। स्कूल में सबने यूज कर रखा होगा। ऐसी डिवाइस होती है बच्चों, ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं इसको ना। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों प्रोंग। पता नहीं यही यही स्पेलिंग होगी इसकी ना। इस प्रोंग को बच्चों किसी सॉलिड सरफेस में मार के और फिर अपन एक आवाज करता है ना, तो मतलब ये ऑक्सीलेट कर रहा होता है, ये वाला प्रोंग जो है ना बच्चों, ये आगे पीछे हो रहा होता है। प्रोंग क्या कर रहा होता है बच्चों? आगे पीछे हो रहा होता है। तो जब बच्चों ये आगे जाता है ना, तो यहां वाले पार्टिकल्स को ये कंप्रेस कर देता है, और फिर जब पीछे जाता है तो उनको वापस ले आता है।
यहां आ जाता है तो बच्चों यहाँ पे रेयरफेक्शन जोन बन जाता है, फिर ये कंप्रेस करता है, फिर रेयरफेक्शन जोन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। इस तरीके से बच्चों ये यहाँ पे क्या कर देता है, कुछ इस मीडियम के अंदर अगर मैं जस्ट एक इमेजिनरी बाउंड्री बना ले रहा हूँ बच्चों ना, ये एक बाउंड्री बना ले रहा हूँ जिसमें मैं, जैसे कि डायग्राम बहुत गंदा ना बने, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर बच्चों पता है क्या कर देता है कि ये इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस कर देता है। जैसे ये मान लो रेयरफेक्शन जोन है, आगे आप देखोगे कि मीडियम के पार्टिकल्स बहुत पास पास आ रखे होंगे, इस तरीके का। ये एक जोन बन जाएगा बच्चों यहाँ पे ना, इस तरीके का। इस तरीके के बच्चों कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जोन यहाँ पे बन जाएंगे। कहीं कहीं देख रहे हो तुम, डेंसिटी एकदम ज्यादा हो गई है, ठीक है, कहीं कहीं डेंसिटी कम हो गई है। ठीक है भाई, इस तरीके के जोन ये क्रिएट कर देगा यहाँ पे। और ये जो जोन क्रिएट हो रखे ना बच्चों, दे विल बी प्रोपोगेटिंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में बच्चों ये प्रोपोगेट करके जा रहे होंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे इसे बोलते हैं कंप्रेशन जोन, और यहाँ पे बच्चों रेयरफेक्शन जोन इसको। तो यहाँ पे बच्चों प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, और इस जगह पे बच्चों प्रेशर सबसे कम होगा। और थोड़ी देर बाद ये सारा का सारा डिस्टर्बेंस बच्चों आगे की तरफ चलता जा रहा होगा। जैसे ये चीज यहाँ है ना, अब थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। तो प्रेशर का जो वेरिएशन है ना बच्चों, ये आगे की तरफ चलता हुआ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि कैसे बनाया बच्चों मैंने इसको? तो प्रोंग जो है ना इस तरीके से ऑक्सीलेट करेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके का बच्चों साउंड में डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, डेंसिटी में वेरिएशन आ जाएंगे, और ये साउंड का जो डिस्टर्बेंस है बच्चों, ये आगे की तरफ प्रोपोगेट करके इस तरीके से जा रहा होगा। क्या ये बात यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। अब क्या होगा बच्चों के, मान लो कि जो आपने जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया है ना, वो सिंपल हार्मोनिक वेव है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वेव आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होगी, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई होगी बच्चों। अच्छा, यहाँ पे मैं वाई यूज नहीं करूंगा बच्चों, क्योंकि वेव जा रही है बच्चों एक्स डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं, पार्टिकल आगे पीछे ही हो रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में नहीं हो रहे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे एस यूज किया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, तो आप लिख दोगे सर डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी के बराबर। मैं पूछूं किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बोल दोगे कि सर डेल टू एस डिवाइड बाई डेल टी स्क्वायर के बराबर। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये तीनों चीजें समझ में आई बच्चों सिंपल हार्मोनिक वेव के बारे में? ठीक है, ये पूरा पूरा बच्चों क्लियर हो गया आपको? सिंपल हार्मोनिक वेव बच्चों इस तरीके से प्रोपोगेट करेंगे, और पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहे होंगे, ये उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। अब अगर बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया जाए, मान लो कि मैं अगर इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज किसको, पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट्स को। तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को जब मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूंगा ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स, तो मान लो ये ग्राफ सपोज करो बच्चों ऐसा आया, सपोज लाइक दिस आया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यहां वाला पार्टिकल है ना बच्चों, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, तो ये ऊपर नहीं गया, पॉजिटिव मतलब इधर की तरफ राइट साइड में, ये सब राइट साइड में चले गए, ये सबसे ज्यादा गया है। तो यहां पे बच्चों कंप्रेशन होगा, इधर वाले सारे पार्टिकल इधर आए होंगे ना, देखो ऐसे करके मूव करके आए,
इधर वालों का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऐसे, तो यहां पे कंप्रेशन हो गया ना बच्चों, इस जगह पे कंप्रेशन हो रखा है, यहाँ प्रेशर मैक्सिमम होगा बच्चों ना, पी मैक्स। इधर वाले बच्चों इधर चले गए होंगे, तो यहाँ पे बच्चों प्रेशर मिनिमम होगा इस जगह पे ना, और यहाँ पर रेयरफेक्शन हो रखा होगा। इधर वाले सब इधर भाग गए, इधर वाले इधर भाग गए, ठीक है। अब ये प्रेशर में जो वेरिएशन आया है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, फिर आगे जाके मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ये प्रेशर का वेरिएशन है कितना, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग ना। प्रेशर का वेरिएशन आया कैसे। तो बच्चों इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपकी इलास्टिसिटी की नॉलेज चाहिए, ठीक है। एक होता है बच्चों, मान लो पहले प्रेशर P था और इस बॉडी का वॉल्यूम V था। अगले पेज पे चलते हैं, इस पर नहीं ना। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क मॉड्यूलस पढ़ा रहा हूं पहले ना, वर्क मॉड्यूलस। इलास्टिसिटी में मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इसको जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मुझे लगता नहीं कि कोई परेशानी आएगी तुम्हें इसमें समझने में ना, वर्क मॉड्यूलस क्या होता है। बच्चों मान लो सराउंडिंग का प्रेशर P है, उस बॉडी का वॉल्यूम V है, या P नॉट और वॉल्यूम इसका V नॉट था, ठीक है। आपने प्रेशर को बच्चों P नॉट प्लस का डेल्टा P कर दिया, उसका वॉल्यूम V नॉट माइनस का डेल्टा V हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगी बॉडी ना, बाहर का प्रेशर बढ़ाओगे बॉडी कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बल्क स्ट्रेस बोला जाता है बच्चों किसको, ये जो प्रेशर में जो चेंज हुआ है ना डेल्टा P, और यहाँ पे बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है एक टर्म ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये होता है बच्चों डेल्टा V डिवाइड बाई V के बराबर। इनमें एक रिलेशन होता है कि डेल्टा P जो होता है ना बच्चों, माइनस का बीटा टाइम्स डेल्टा V डिवाइड बाई V के बराबर होता है। माइनस इसलिए लगाया कि प्रेशर का चेंज अगर पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम में नेगेटिव चेंज आएगा, इसलिए बच्चों यहाँ पे एक माइनस लगा दिया जाता है। तो प्रेशर में चेंज करने पे वॉल्यूम में किस तरीके से चेंज होता है बच्चों, यहाँ पे ये वाला रिलेशन वो हमें दे देता है। जैसे आपको अगर याद हो तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन होती है ना, सेम तरीके से ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, लेकिन ये वॉल्यूमेट्रिक और ये वर्क मॉड्यूलस कहलाता है। ये बीटा जो है ना बच्चों वर्क मॉड्यूलस कहलाता है, उधर यंग मॉड्यूलस आता था। एक टर्म और होती है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी, के ये बच्चों 1 वर्क मॉड्यूलस के बराबर होती है, कई बार ये भी दे रखा होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी हो गई और ये सब कुछ हो गया, ठीक है बच्चों। ये वाला रिलेशन याद रहेगा वर्क मॉड्यूलस का। तो अगर आपने कुछ प्रेशर में चेंज करके वॉल्यूम में जो चेंज आया होता है ना बच्चों, उनको आप इसकी हेल्प से रिलेट कर सकते हो। तो आपने डेल्टा बी प्रेशर में चेंज किया, उससे वॉल्यूम में चेंज आ गया डेल्टा बी के बराबर, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है बच्चों वो ये होता है डेल्टा पी इक्वल टू माइनस का बीटा टाइम्स डेल्टा बी डिवाइड बाई वी के बराबर। याद है, ठीक है। अब जब ये साउंड में प्रोपोगेट कर रही है ना बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल के वॉल्यूम चेंज हो रहा है बच्चों। पहले मान लो कोई पहले जब साउंड प्रोपोगेट नहीं कर रही थी सब जगह यूनिफॉर्म एयर का डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन आपने देखा कि साउंड के प्रोपोगेशन से हर जगह का प्रेशर बदला, तो हर जगह पे बच्चों क्या हो गया, डेंसिटी वेरी कर गई है, कुछ साउंड पास आ गई, कुछ दूर हो गई है ना। तो बच्चों हमें यहाँ पे ये कहते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे जाके, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाके मैंने एक पार्टिकल पकड़ लिया, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पे जाके मैंने एक पार्टिकल पकड़ा, ये वाला डायग्राम एक काम करते हैं अलग से बना लेते हैं। तो मान लीजिए बच्चों इस वाले रीजन में साउंड वेव प्रोपोगेट कर रही है,
पहले बच्चों एयर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, लेकिन जैसे साउंड वेव आई ना बच्चों, तो जो एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल था ना, एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल था, यहां वाला, यहां पे जो पार्टिकल था बच्चों, मतलब जैसे कोई लेयर थी ना, यहाँ पे एक लेयर थी, और एक लेयर बच्चों हमने डेल्टा एक्स आगे और मान ली, एक लेयर यहाँ पे थी, मान लो अभी अभी साउंड नहीं प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स आगे था बच्चों। यहाँ का प्रेशर बच्चों वो एटमोस्फेरिक प्रेशर था पी नॉट, और इसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, इसका वी नॉट। वी नॉट कितना हो जाएगा, ए टाइम्स डेल्टा एक्स के बराबर, मतलब अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये मान लिया जाए तो, सिलिंड्रिकल रीजन कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, तो ये था वॉल्यूम, और प्रेशर कितना था बच्चों, पी नॉट के बराबर। ये वॉल्यूम कब है बच्चों, जब प्रेशर पी नॉट के बराबर है। अब जैसे इसमें साउंड प्रोपोगेट करेगी ना बच्चों, साउंड प्रोपोगेट करने से ये वाला जो एक्स डिस्टेंस वाला जो लेयर है बच्चों, ये सपोज करो यहां पहुंच गया, सपोज आगे चला गया, तो ये वाला लेयर भी बच्चों आगे जाएगा, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा बच्चों, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना बच्चों, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई है। तो किसी भी पार्टिकल का किसी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है, एक्स पे भी डिपेंड करता है। तो अगर तुमने कहा कि सर वो साउंड के प्रोपोगेशन से इसका डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, तो इसका एस प्लस का डेल्टा एस होगा बच्चों, एक्स में चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आएगा। तो पहले जो वॉल्यूम था ना बच्चों, पहले जो वॉल्यूम था वो ये येलो वाला रीजन था, पहले ये जो येलो वाला पार्ट है ना बच्चों, ये येलो शेडेड जो रीजन है, ये पहले ये वॉल्यूम था। अब ये वॉल्यूम बच्चों पता है चेंज होके क्या हो गया है, जब आपने साउंड में प्रोपोगेट कराई तो ये वॉल्यूम बच्चों अब चेंज होके ये व्हाइट वाला रीजन हो गया है ये। तो प्रेशर चेंज होने से बच्चों इसके वॉल्यूम में चेंज आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा वी यहाँ पे कितना होगा, तो आप लिखोगे सर इधर से घट गया है और इधर से बढ़ गया है, ए टाइम्स एस प्लस का डेल्टा एस, ये तो बढ़ा है, तो घटा है ए इंटू एस के बराबर। तो आप बोल दोगे कि सर डेल्टा वी जो आया ना, वो ए टाइम्स डेल्टा एस के बराबर आया है, ठीक है, ये वॉल्यूम का चेंज हो गया, वॉल्यूम इतना था। प्रेशर में चेंज बच्चों मान लो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस में जो प्रेशर में चेंज आया ना, वो डेल्टा पी आया। तो डेल्टा पी इक्वल टू माइनस का बीटा टाइम्स डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, इसमें जैसे तुम पुट करोगे ना बच्चों, तो डेल्टा पी आ जाएगा माइनस का बीटा टाइम्स, इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का बीटा टाइम्स डी एस डिवाइड बाई डी एक्स। ये होता है बच्चों प्रेशर का चेंज का फॉर्मूला। ये चेंज है प्रेशर में, ये प्रेशर नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। अगर आपको किसी जगह का प्रेशर लिखना है ना, प्रेशर दैट कम्स आउट टू बी पी प्लस का डेल्टा पी, मतलब पी नॉट, जो सराउंडिंग का प्रेशर होता है ना, उसमें ये वेरिएशन है। मैंने तो पहले बताया कि दिस इज द वेरिएशन, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रेशर। तो प्रेशर में जो चेंज आ रहा है, वहां पे प्रेशर तो बच्चों एटमोस्फेरिक है ही, उसमें जो वेरिएशन आएगा साउंड प्रोपोगेट करने से, वेरिएशन जो आएगा, उस वेरिएशन को बच्चों हम लोगों ने लिखा है कि दैट वेरिएशन इज गिवन एज माइनस का बीटा टाइम्स ds डिवाइड बाई dx। अब हमें s पता है बच्चों, s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाइव। तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो माइनस का बीटा एस नॉट इंटू माइनस का के कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाइव। तो डेल्टा पी जो आएगा ना बच्चों, वो डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाइव के बराबर आ जाएगा। तो ये होता है बच्चों प्रेशर का चेंज। अच्छा, ये जो डेल्टा पी नॉट है ना बच्चों, इसको बोला जाता है प्रेशर चेंज एम्पलीट्यूड। प्रेशर चेंज एम्पलीट्यूड। ये डेल्टा पी नॉट की वैल्यू बच्चों बीटा एस नॉट के बराबर होती है, और ये बहुत बड़ा नहीं होता बच्चों ना, नॉर्मल साउंड के लिए जो है
20 पास्कल 30 पास्कल ऐसे करीब कुछ होता है, ठीक है, 20 30 40 पास्कल के करीब होता है नॉर्मल साउंड के लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रेशर क्या होगा किसी भी जगह का, तो आप ये लिखोगे सर पी नॉट जो एटमोस्फेरिक है प्लस का डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई। तो एक्चुअल जो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर होगा ना बच्चों, वो ये होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई। तो साउंड वेव जब प्रोपोगेट करती है तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर आता है वो, और जो हम प्रेशर का जो फॉर्मूला डेराइव करते हैं बच्चों, दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। अच्छा, प्रेशर के बारे में पता करने के लिए ना कई बार आपको स्लोप से भी पता कर सकते हो। देख रहे हो ds बाई dx, एस और एक्स का अगर आपको फंक्शन दे रखा है ना, तो उसके स्लोप से भी प्रेशर का चेंज पता कर सकते हो, कहां पे पॉजिटिव आएगा कहां पर नेगेटिव आएगा। यहां तक बच्चों क्लियर है सारे बच्चों को? तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ आप लोगों से कि भाई एक साउंड वेव प्रोपोगेट कर रही थी, उसमें पार्टिकल्स के जो ऑक्सीलेशन है वो इस तरीके से हो रहा है, तो उनकी इक्वेशन आपको दे दी। मान लो पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो आपको इस तरीके से दे रखा है, एस वर्सेस एक्स, ठीक है। तो डेल्टा पी जो आएगा ना बच्चों एक्स के साथ, पता कैसा आएगा? देखिए भाई, यहाँ वाले सारे पार्टिकल इधर की तरफ गए होंगे, इधर की तरफ ना, यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है, यहाँ वाले सब इधर की तरफ गए होंगे, यहाँ वाले सब इधर की तरफ गए होंगे, यहाँ वाले सब इधर की तरफ गए होंगे। तो देखो यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए इस जगह पे ना, और यहाँ पे सबसे कम होना चाहिए। देखो डेल्टा पी जो होता है ना बच्चों, माइनस का बीटा टाइम्स डी एस डिवाइडेड बाई डी एक्स होता है। ये होती है बच्चों स्लोप किसकी? ऑफ एस वर्सेस एक्स की। यहाँ पे स्लोप जीरो हो रही है, तो डेल्टा पी यहाँ पे जीरो होगा। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है ना, वहां का प्रेशर में चेंज जीरो होता है। यहाँ स्लोप बच्चों सबसे ज्यादा है नेगेटिव की, तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर होगा डेल्टा पी पॉजिटिव का। अगेन स्लोप जीरो, अगेन स्लोप जीरो, अगेन स्लोप जीरो। समझ गए बच्चों? इनमें पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है। देखो इसका जो मैक्सिमा आ रहा है ना, उससे जहां पे इसका जीरो आ रहा है वहां पे इसका मैक्सिमा आ रहा होता है। पाई बाई टू का इनमें फेज डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन एस एंड डेल्टा पी इज पाई बाई टू। इन दोनों के बीच में बच्चों पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे तुम्हें बोलूं कि प्रेशर का ग्राफ बनाओ, मतलब मैं यहीं पे बोलूं कि प्रेशर का ग्राफ बनाओ, प्रेशर चेंज का नहीं, प्रेशर का, एब्सोल्यूट प्रेशर का, बताओ ग्राफ कैसा होगा बच्चों? पहली बात तो यहां नहीं होगा। अब इससे बच्चों जोड़ दो पी नॉट में। ऐसा आएगा बच्चों, पी नॉट माइनस का डेल्टा पी नॉट, और ये होगा बच्चों पी नॉट प्लस का डेल्टा पी नॉट, ठीक है। पी नॉट प्लस का डेल्टा पी नॉट और पी नॉट माइनस का डेल्टा पी नॉट। तो प्रेशर का चेंज बच्चों इस तरीके से आएगा, पी नॉट माइनस का डेल्टा पी नॉट, पी नॉट प्लस का डेल्टा पी नॉट। तो मैक्सिमम प्रेशर किसी भी जगह पे कितना होगा बच्चों? पी नॉट प्लस का डेल्टा पी नॉट के बराबर। प्रेशर में चेंज मैक्स कितना आ रहा है मतलब ना, टू डेल्टा पी नॉट के बराबर मैक्सिमम चेंज होता है बच्चों प्रेशर का ही, टू डेल्टा
पी नॉट के बराबर। ठीक है, ये बच्चों प्रेशर का मैक्सिमम चेंज होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बच्चों। सो जब वेव प्रोपोगेट कर रही होती है ना बच्चों, साउंड वेव जब प्रोपोगेट कर रही होती है, तो हमने यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ले लिया उसका ना, भाई इस रीजन से साउंड जो प्रोपोगेट करके जा रही है। इसका बच्चों हमने एक एलिमेंट ले लिया, ये वाला एलिमेंट ले लिया बच्चों, इसका मास कुछ डीएम होगा, और डीएम बच्चों किसके बराबर होगा, रो इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स के बराबर। ठीक है, डेल्टा एक्स लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया हमने। यहाँ पे बच्चों कुछ प्रेशर होगा एट एक्स, इस प्रेशर को बच्चों मैंने बोल दिया पी, तो पी इंटू ए के बराबर इधर से फोर्स लगा होगा इस एलिमेंट के ऊपर। यहाँ का प्रेशर बच्चों अलग होगा, पी प्लस का डेल्टा पी इंटू ए के बराबर बच्चों फोर्स लगा रहा होगा ये। भाई एक्स के साथ प्रेशर चेंज हो रहा है ना, तो एक्स जब एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा तो प्रेशर भी डिफरेंट हो जाएगा। अब इस एलिमेंट के ऊपर बच्चों जो एक्सेलरेशन आएगा ना इस एलिमेंट का, वो आएगा बच्चों तुम्हारे पास P इंटू ए माइनस का P प्लस का डेल्टा P इंटू ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एम, जो भी इसका मास है। ठीक है, ये बच्चों इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर आप यहां से देख पा रहे हो तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी पी ए तो कट जाएगा माइनस का ए डीपी लिख दो डेल्टा को, और एम को लिख देते हैं रो ए इंटू डी एक्स, तो ये माइनस का 1 रो dp डिवाइड बाई dx के बराबर बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन तो बच्चों हमने एक और तरीके से लिखा था, डेल टू एक्स डिवाइड बाई डेल टी स्क्वायर, ये भी तो एक्सेलरेशन का ही तरीका है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि सही बात है सर। अब डेल टू एस, तो एस का फंक्शन क्या लिया था हमने, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई। इसका कर दो बच्चों डबल डिफरेंशिएशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस का एस नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई। ठीक है, ये आ गया बच्चों एक्सेलरेशन। अच्छा, यहां से एक्सेलरेशन कितना आएगा ऊपर वाले से, माइनस का 1/रो डीपी। अच्छा, प्रेशर पता है बच्चों, प्रेशर क्या होता है, डी प्रेशर क्या होता था, पी नॉट प्लस का डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई, ये होता है बच्चों ना प्रेशर का फॉर्मूला। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पी नॉट तो कैंसिल आउट हो जाए, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा बच्चों, डेल्टा पी नॉट मतलब बीटा एस नॉट इंटू के, और कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों माइनस का साइन, लेकिन एक पी का डिफरेंशिएशन हम एक्स के साथ कर रहे थे, एक माइनस के और आएगा, तो बेसिकली माइनस का के माइनस का साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई। मैं दो तरीके से एक्सेलरेशन पता कर लिया, मैंने कहा कि दोनों एक्सेलरेशन एक ही पार्टिकल के, तो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा। ओमेगा स्क्वायर एस नॉट जो है ना बच्चों, ये बीटा एस नॉट के स्क्वायर डिवाइड बाई रो के बराबर आना चाहिए। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इससे कट जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा बच्चों हमारे पास ना, ओमेगा स्क्वायर एस नॉट, ओमेगा स्क्वायर एस नॉट इज इक्वल टू बीटा एस नॉट के स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो। के तुम्हें पता है कि ओमेगा डिवाइड बाई वी के बराबर होता है, तो इसको पुट कर दो बच्चों यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर से कट जाएगा, एस नॉट से कट जाएगा, तो जो वी आएगा ना बच्चों, रूट के अंदर बीटा डिवाइडेड बाई रो के बराबर आ जाएगा, बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी के बच्चों बराबर आ जाएगा। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी के बराबर
ये आ जाएगा। देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। मैंने कोई, देखो जब साउंड प्रोपोगेट करती है तो पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीलेट कर रहे हैं, तो उनका एक्सेलरेशन किसी ना किसी फोर्स की वजह से आना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई देखो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर में ना उतार चढ़ाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से किसी एक एलिमेंट के राइट साइड में प्रेशर अलग होता है, लेफ्ट साइड में अलग होता है। मतलब उसके राइट साइड में फोर्स अलग होता है, लेफ्ट साइड में अलग होता है, जिसकी वजह से उसमें नेट फोर्स आ जाता है, जिसकी वजह से वो एसएचएम कर पाता है, ऑक्सीलेट कर पाता है। ठीक है, तो हमने उस फोर्स को लिखा। हमें ये पता है कि वो प्रेशर वेरिएशन की वजह से ही आ रहा है फोर्स। तो हमने कहा कि एक्स डिस्टेंस में मान लेते हैं प्रेशर पी है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे अलग होगा प्रेशर, क्योंकि प्रेशर फंक्शन ऑफ एक्स होता है। तो पी प्लस का डेल्टा पी मान लिया। हमने एक एलिमेंट लिया जिसका लेंथ था dx के बराबर। हमने कहा कि इधर से फोर्स लग रहा होगा पी डेल्टा ए के बराबर, पी ए के बराबर, और इधर से पी प्लस का डेल्टा पी इंटू ए के बराबर लग रहा होगा। तो इस पर नेट फोर्स लिख के हमने एम इंटू ए के बराबर कर दिया। ये एक्सेलरेशन हम लोगों ने न्यूटन का लॉ लगा के कर लिया, एफ इक्वल टू एम ए लगा के। ठीक है, क्योंकि प्रेशर का वेरिएशन था, इसी वजह से साउंड का प्रोपोगेशन हो रहा है। पार्टिकल्स मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने डिस्टर्बेंस करके प्रेशर का एक वेरिएशन क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से पार्टिकल ऑक्सीलेट कर पा रहे हैं। भाई साउंड क्या है? साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है? मीडियम में आप जो है प्रेशर में वेरिएशन क्रिएट कर देते हो, प्रेशर वेरिएशन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनके एक्सेलरेशन आ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर दोनों साइड पे पार्टिकल के अलग अलग होगा। तो हमने एक्सेलरेशन पता कर लिया उससे। ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए लिख के, नेट फोर्स डिवाइड बाई एम लिख के एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। हमने कहा कि भाई हमें ये भी पता है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें पता है, तो हम यहाँ से भी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करके दो बार एक्सेलरेशन आ गया। एक तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिखा एक्सेलरेशन, एक एफ इक्वल टू एम से लिखा। मैंने कहा कि दोनों एक्सेलरेशन एक ही होने चाहिए, तो हमने कंपेयर किया, तो साइन वाला तो साइन से कट गया। चलो, ये जो इनके जो एम्पलीट्यूड है ना, ये बराबर होने चाहिए, तो इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया यहाँ पे। तो हमारे पास वेलोसिटी इतनी आ गई। ठीक है, रूट के अंदर बीटा डिवाइड बाई रो। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये देखो बीटा जो होता है ना, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखना। किसका? मीडियम का। और रो जो होता है ना बच्चों, ये इनर्शिया प्रॉपर्टी होता है ऑफ मीडियम। ठीक है, मतलब ये वाली साउंड की स्पीड भी बच्चों मीडियम पे ही डिपेंड कर रही है, सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर सॉलिड के अंदर बात करनी हो ना बच्चों, तो वी इनसाइड सॉलिड जो होगा ना बच्चों, वो रूट के अंदर यंग्स मॉड्यूलस डिवाइड बाई रो के बराबर होगा। बीटा वहां पे यूज नहीं होगा बच्चों, वहां पे यंग्स मॉड्यूलस यूज होगा। ठीक है, बस इस वाले फॉर्मूले को और याद रखना। वेलोसिटी इतनी आ गई। अब ये वाली वेलोसिटी तो वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं बच्चों साउंड की। तो न्यूटन ने बच्चों यहाँ पे एक अजम्पशन लिया था कि ये जो साउंड का जो प्रोपगेशन होता है ना, दैट इज एन आइसोथर्मल कंप्रेशन रेयरफैक्शन। आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये जो बच्चों यहाँ पे हो रहा है ना, ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जोन जो क्रिएट हो रहे हैं, ये आइसोथर्मल ही हो रहे हैं। मतलब कह रहा है कि उन्होंने कहा कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता होगा इनके दौरान ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता होगा। तो बीटा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है ना बच्चों, आप में से ड्रॉपर्स को पता होगा, लेकिन हमारे शायद 11th वाले बच्चों को ना पता हो। ये बच्चों प्रेशर के बराबर होता है, और इसको थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा। ये सब डेरिवेशन हम लोग करते हैं। बीटा फॉर आइसोथर्मल जो होता है ना बच्चों, वही होता है। कैसे आया आइसोथर्मल का? तुम्हें याद है बच्चों आइसोथर्मल का इक्वेशन क्या होता है? आइसोथर्मल का पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, बीटा क्या होता है बच्चों? डेल्टा पी इक्वल टू माइनस का बीटा टाइम्स डेल्टा वी डिवाइड बाई वी।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बीटा को कि माइनस का v dp डिवाइड बाई dv ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहां से बच्चों dp बाई dv पता कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो पहला तो टर्म आएगा प्रेशर प्लस वॉल्यूम इनटू dp डिवाइड बाई dv, दिस इज इक्वल टू 0। तो माइनस का v dp डिवाइड बाई dv ये प्रेशर के बराबर आ जाता है और यही बल्क मॉड्यूलस होता है। तो बल्क मॉड्यूलस बच्चों प्रेशर के बराबर होगा। न्यूटन ने ये कहा कि बल्क मॉड्यूलस प्रेशर के बराबर होगा, और फिर उन्होंने स्पीड पता की, साउंड की स्पीड इज इक्वल टू रूट के अंदर p डिवाइडेड बाई रो। p डिवाइड बाई रो को लिख देते हैं बच्चों, p डिवाइड बाई रो को क्या लिख सकते हैं, RT डिवाइड बाई m के बराबर ये लिख सकते हैं ना बच्चों, p डिवाइड बाई रो को RT डिवाइड बाई m के बराबर। फिर ऐसे लिख सकते हो, प्रेशर की वैल्यू अगर तुम 10⁵ यूज करो, और रो जो होता है ना एयर का वो 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो वी साउंड जो आया ना बच्चों न्यूटन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो अभी मैं ना एक और बार समझा दूंगा तुम्हें, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड। और बाद में बच्चों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि ये स्पीड जो है ना इससे काफी ज्यादा होती है। कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड के करीब। तो न्यूटन ने कोई ना कोई गलती कर दी थी। अब न्यूटन की गलती को आप बिल्कुल तो जड़ से खारिज तो कर नहीं सकते, तो फिर उनको बोला जाता है कि इसमें करेक्शन कर लेते हैं। तो एक करेक्शन हुआ है इसके डेरिवेशन में, लैपलास ने प्रपोज किया कि न्यूटन जी ने एक गलती कर दी कि जब ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन होते हैं ना, उसमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हीट का लॉस हो सके सराउंडिंग को, या हीट उसको मिल सके उस रीजन को। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जोन बनते हैं ना, इनमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता सराउंडिंग के साथ, मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक के लिए जो बीटा आता है ना बच्चों, वो गामा टाइम्स पी के बराबर आता है एडियाबैटिक का। तो अब जो साउंड की स्पीड हो गई ना इनके अकॉर्डिंग, बीटा की जगह पर रूट के अंदर गामा पी डिवाइड बाई रो जब रखा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट के अंदर गामा RT डिवाइड बाई m। तो गामा की वैल्यू बच्चों एयर के लिए 1.42 के करीब होती है एयर के लिए, ठीक है। जब आपने इसको पुट किया तो साउंड की स्पीड जो है 330 मीटर पर सेकेंड के करीब आ गई। तो ये बच्चों इसका साउंड की स्पीड का फॉर्मूला बन गया, वी साउंड इज इक्वल टू रूट के अंदर गामा RT डिवाइडेड बाई m। यहाँ पे m बच्चों इसका मोलर मास होता है। अब हमारे 11th वाले बच्चों को थोड़ी परेशानी आ सकती है यहाँ पे कि गामा कैलकुलेट कैसे करते हैं, गामा होता क्या है, ठीक है। गामा कुछ केसेस में मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, वैसे तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा होगा इसको ऑलरेडी, ड्रॉपर्स को तो कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। अच्छा थोड़ा सा मैं, अब मैं यहां तक बच्चों तो मैं समझ में आ गया था, ये डेरिवेशन समझ में आ गया था बीटा बाई रो वाला। अब हमें बीटा कैलकुलेट करना था, मतलब भाई बीटा तो हमें हर एक का पता नहीं होगा ना, तो हमें प्रेशर पता होता है गैस के बारे में, टेम्परेचर पता होता है, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर ये सब चीजें पता होती हैं। तो यहाँ पे न्यूटन ने इसको पहली बार सॉल्व करने की कोशिश की इस इक्वेशन को ना, उन्होंने कहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रिजरेशन कंसीडर कर लो।
उन्होंने कहा कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है ना उनको आइसोथर्मल कंसीडर कर लेते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता होगा, ऐसा माना उन्होंने। उन्होंने डेरिवेशन करके दिया, उससे वैल्यू अलग आई, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू अलग आई, तो ये आइसोथर्मल वाला है। फिर लैपलेस ने इसमें बोला कि नहीं जी देखो, जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जब हो रहे होते हैं ना उस टाइम पे हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिलता सराउंडिंग के साथ। तो ये कंप्रेशन जो हो रहा है ना, वॉल्यूम कंप्रेस हुआ फिर एक्सपेंड हुआ, तो इन प्रोसेसेस को एडियाबैटिक कंसीडर करो, आइसोथर्मल नहीं कंसीडर कर सकते, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कंसीडर कर सकते कि कंप्रेशन के दौरान और एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा, नहीं, हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाया होगा सराउंडिंग के साथ। लिख लिया? फिर लैपलास ने करेक्शन दे दिया उसमें। ये लिख लो बच्चों। डन। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि फॉर अ गैस वी साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के अंदर टी। गैस अगर चेंज नहीं हो रही है ना बच्चों, मतलब एम मोलर मास सेम रहेगा, गामा सेम रहेगा गैस के लिए, तो साउंड का जो स्पीड है बच्चों वो सिर्फ टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अलग अलग गैस के लिए बच्चों गामा और एम अलग अलग होंगे, ध्यान रखना। अब एक गामा क्या होता है बच्चों ना, एक गामा ये होता है बच्चों सीपी डिवाइड बाई सीबी, और ये मुझे लगता है सबको पता होता है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीबी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। सीपी और सीबी होते हैं। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैस जो होती है ना बच्चों, मोनो एटॉमिक, 11th वालों के लिए मैं बता दे रहा हूं, और डाई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक, सीपी, सीबी और गामा। सॉरी, सीबी पहले लिखते हैं, सीपी बाद में लिखते हैं। सीबी होता है मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 आर, जो होता है 5/2 आर, और ये 5/3 के बराबर होता है। ये 5/2 आर होता है, 7/2 आर, और ये 7/5 के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों फिलहाल के लिए। तो बाद बाकी जब थर्मल में हम इसको पढ़ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा।
अब बच्चों, if we change pressure at constant temperature, speed of sound does not change. आप बोलोगे सर प्रेशर चेंज करना भी नहीं, क्योंकि आप बोलोगे कि सर साउंड का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, रूट के अंदर गामा पी डिवाइडेड बाई रो, ये भी तो होता है बच्चों। गामा आर टी डिवाइड बाई एम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, मतलब ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो फिर क्या होगा? तो बच्चों पी डिवाइड बाई रो जो होता है ना, वो गामा मतलब आर टी डिवाइड बाई एम के बराबर होता है। ये चीज अगर कांस्टेंट है ना, तो ये भी कांस्टेंट रहेगी। तो प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगी कि इन दोनों का रेशियो बच्चों कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ये कांस्टेंट है ना, तो बच्चों ये भी पूरा दोनों का रेशियो कांस्टेंट आ जाएगा। तो प्रेशर चेंज से अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर चेंज से डेंसिटी अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगी बच्चों कि हाँ, अभी छुट्टी करने वाले हैं बस हम ना। बस छुट्टी होने वाली है, मैं भी समझ रहा हूँ, बस लास्ट चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। इफ वाटर वेपर इज एडेड, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, इज इंक्रीज्ड इन एयर। तो आपको पता है कि मोलर मास, जो एवरेज मोलर मास है ना, वो घट जाएगा, क्योंकि एयर का जो होता है करीब 28 के करीब होता है और वाटर का 18 है। तो आप मिक्सिंग करोगे तो एवरेज घट जाएगा, मोलर मास एवरेज घट जाएगा, तो स्पीड ऑफ साउंड बच्चों इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया हमारा साउंड का, मतलब कम से कम स्टार्टिंग तो हो ही गई। काफी स्टार्टिंग हो गई एक्चुअली ना, काफी पढ़ा दिया मैंने थ्योरी तुम्हें। दोबारा देख लेना इसको ना, दोबारा देख लेना, मैंने जो थोड़ा बोला है ना, मैथमेटिकल बहुत था आज का, एक बार देख के आना परसों वाली क्लास में। अच्छा, मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ बच्चों इस वाले पार्ट से, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे ना, बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस दिस होमवर्क फर्स्ट। तो उससे क्या है कि थोड़े इलस्ट्रेशन मान लेना या कुछ भी मान लेना उनको ना। अरे यार कहाँ गई इसकी शीट जो है। चलो कोई ना, अभी तो पहले तुम कल वाली पे ध्यान दो, ठीक है? कल वाला होमवर्क कंप्लीट करके आओ, कल डिस्कशन करते हैं, फिर मैं कल आपको इसका दे दूंगा, ठीक है? होमवर्क कल बच्चों एक्सरसाइज 1 और 2 पूरी डिस्कस होगी वेव ऑन स्ट्रिंग की, ठीक है? और फिर साउंड वेव का अगली क्लास में आप होमवर्क करके आओगे। स्टार्टिंग के कुछ सेक्शन है, पर वो शीट अभी मिल नहीं रही मेरे को ना, ढूंढता हूँ, फिर मैं या तो उसे मैसेज डाल दूंगा आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस करके आने। ठीक है, तो ये जो है ना, इस पे इलस्ट्रेशंस नहीं हो पाए ना, तो इलस्ट्रेशंस बच्चों हमारे उसी में हो जाएंगे, मतलब ना पहले आते ही हम डिस्कशन करेंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे का। ठीक है, चलो बाय, जाओ भाई एंजॉय करो।